हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर ये लास्ट है, जनसंख्या। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। पहले तो ये जानते हैं कि जनसंख्या क्या होती है। तो एक निश्चित समयांतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। तो जनगणना क्या होती है ये हमने जाना। और जनसंख्या क्या होती है। तो जन मतलब होता है लोग। जन मतलब जन, लोग प्लस संख्या, मतलब लोगों की संख्या ही क्या कहलाती है, जनसंख्या। और जनसंख्या को जब हम गिनते हैं, गणना करते हैं, तो वो जनगणना कहलाती है। भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी। तो भारत में सबसे पहली जनगणना 1872 में हुई थी। किसने ये इस जनगणना को करवाया था। तो इस जनगणना को लॉर्ड मियो ने करवाया था, जो कि कंप्लीट नहीं हो पाए थे। फिर उसके बाद 1881 में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना की जाती है। मतलब जो 1872 में हुई वो पूरी नहीं हो पाई, लॉर्ड मियो के समय की। और उसके बाद जो 1881 में की जाती है वो संपूर्ण जनगणना होती है। इस जनगणना को जो है लॉर्ड रिपन ने करवाया था। इस जनगणना को जो है दूसरी वाली लॉर्ड रिपन ने करवाया था। ठीक है, अब आइए चैप्टर पे देखते हैं। जनसंख्या तो क्या होती है ये हमें पता चल गया। अब मेन चीज जो है जनसंख्या के बारे में वो हम पढ़ते हैं। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपभोग करता है, इसीलिए यह जानना आवश्यक है कि एक देश में कितने लोग निवास करते हैं, वे कहाँ और कैसे रहते हैं, उनकी संख्याओं में वृद्धि क्यों हो रही है, उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। भारत की जनगणना हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी हमें प्रदान करती है। जनसंख्या का आकार एवं वितरण। भारत की जनसंख्या का आकार एवं संख्या के आधार पर वितरण। अच्छा, जब हम जनसंख्या पढ़ रहे हैं तो हम आपको ये बता दें कि ये जो जनसंख्या है ये 2014 की जो जनगणना हुई थी उसी के अकॉर्डिंग है। तो मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या 12.106 लाख थी, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17% से अधिक था। मतलब जो ये 12.106 लाख है ये विश्व की कुल जनसंख्या का 17% है। यह 12.1 करोड़ लोग भारत के 32.8 लाख वर्ग किमी, जो कि विश्व के स्थलीय भूभाग का 2.4% के विशाल क्षेत्र में असमान रूप से वितरित हैं। मतलब कि भारत की जो जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या की 17% है, जिसमें टोटल 12.1 करोड़ लोग जो हैं भारत में रहते हैं। और भारत की जो भूमि है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसपे कि 12.1 करोड़ लोग रहते हैं। और ये भूमि विश्व के भूभाग का 2.4% है। और लोग यहाँ असमान रूप से रहते हैं, मतलब कहीं ज्यादा तो कहीं कम रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जहाँ की कुल आबादी 1990 है। मतलब सबसे घनी आबादी वाला अगर कोई राज्य है 2011 की जनगणना के अनुसार तो वो कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश है। जहाँ की आबादी कितनी है, 1990 लाख। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 16% हिस्सा निवास करती है। उत्तर प्रदेश में देश की, मतलब देश की 16% जनसंख्या जो है सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही रहती है। जबकि हिमालय के राज्य सिक्किम की आबादी केवल 6 लाख है। लक्षद्वीप की केवल 64,429 लोग निवास करते हैं। भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है। कौन कौन से वो 5 राज्य हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी आबादी भारत की कुल आबादी का 5.5% है। मतलब क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा। लेकिन यहाँ की जो जनसंख्या है वो 5.5 है, कम ही है। आगे देखते हैं घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या का वितरण। जनसंख्या घनत्व असमान वितरण का बेहतर चित्र प्रस्तुत करता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की
लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत विश्व के घनी आबादी वाले देशों में से एक है। अब यहाँ पे घनी आबादी से क्या मतलब है कि जहाँ पे लोग बहुत कम एरिया में ज्यादा संख्या में रहते हैं। जैसे केवल बांग्लादेश और जापान जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। मतलब बांग्लादेश का और जापान का जो जनसंख्या घनत्व है वो भारत से अधिक है। 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। मतलब एक वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति रहते हैं। जबकि बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति किमी था। मतलब ये जो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग है ये पूरे भारत का है, लेकिन बिहार का कितना है, 1102 व्यक्ति प्रति किमी है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति किमी है। अब यहाँ बगल में चित्र में दिखाया भी गया है कि ये देखिए, ये पूरे जो है विश्व भारत का जनसंख्या है। ये विश्व का पूरा जो जनसंख्या दिया हुआ है ये पूरा विश्व का है, जिसमें भारत कितना है, भारत जो है 17.5, ये भारत का जनसंख्या हो गया। ये पूरा विश्व का क्षेत्रफल है और ये भारत कितना बड़ा है उसका भूभाग का जो क्षेत्रफल है। यानी इतनी बड़ी जनसंख्या इतने छोटे से जगह में निवास करती है। आगे देख लेते हैं कि किस राज्य का कितना ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में जनसंख्या कितनी है, 16% है। महाराष्ट्र में 9, बिहार में 9, पश्चिम बंगाल में 8% है, मध्य प्रदेश में 6, तमिलनाडु में 6। इसी तरह फिर धीरे धीरे कम होती जाएंगी। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के नाम बताइए। पर्वतीय क्षेत्र तथा प्रतिकूलित जलवायु अवस्था इस क्षेत्र से विलय जनसंख्या के लिए उत्तरदायी है। मतलब पर्वतीय क्षेत्रों की क्या होती है, जनसंख्या कम होती है, क्योंकि वहां की जलवायु अनुकूल नहीं होती है। वहां पे लोग बहुत कम होते हैं, विरल होते हैं। किसी राज्य का जनसंख्या घनत्व 250 व्यक्ति प्रति किमी से भी कम है। क्यों? क्योंकि वहां पे हो सकता है चीजें आवश्यकता अनुसार उपलब्ध न हो या बहुत ही ज्यादा सीमित हो। असम एवं अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व मध्यम है। पहाड़ी, कटे छटे एवं पथरीले भूभाग, मध्य से कम वर्षा, छिछरी एवं कम उपज मिट्टी इन राज्यों के जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं। आगे है उत्तरी मैदानी भाग एवं दक्षिणी केरल का जनसंख्या घनत्व तो बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ समतल मैदान एवं उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है तथा पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। मतलब कि पर्वतीय क्षेत्र जहाँ पे पहाड़ी कटे छटे और पथरीले भूभाग हैं, कम वर्षा होती है, छिछली जमीन है, उपज भी जो होता है कम होता है, तो वहां जनसंख्या कम होती है, जनसंख्या घनत्व तो भी कम होता है। लेकिन वही उत्तरी भाग की उत्तरी मैदानी भाग, दक्षिण में केरल, ये सभी जगह क्या है, सुविधाएं हैं। मतलब कि समतल मैदान है, उपजाऊ मिट्टी है, पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है, तो यहाँ लोग ज्यादा रहते हैं। आगे देखते हैं जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। आबादी की संख्या, वितरण एवं संगठन में लगातार परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन 3 प्रक्रियाओं जन्म, मृत्यु एवं प्रवाह के आपसी संयोजन के प्रभाव के कारण होता है। मतलब ये बीपीएससी के टियर 2 में आया था ये क्वेश्चन कि जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या में परिवर्तन किन कारकों के कारण से होता है। तो यही 3 कारक जो है प्रमुख है। कौन कौन से? तो जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। आगे है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समयांतराल में 10 वर्षों के भीतर किसी देश राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। मतलब कोई एक विशेष जगह हो, वहां पे 10 साल का समयांतराल ले लिया जाए, मतलब 10 वर्ष तक काउंट किया जाए, तो जितने लोग पहले थे उसमें जो परिवर्तन होता है वही जनसंख्या परिवर्तन कहलाता है, वृद्धि होती है। आगे है
इस प्रकार के परिवर्तन को दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला सापेक्ष वृद्धि, दूसरा प्रति वर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा। प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बढ़ी जनसंख्या कुल संख्या में वृद्धि का परिणाम है। पहले की जनसंख्या 2001 की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या 2011 की जनसंख्या से घटाकर प्राप्त किया जाता है। इसे निरपेक्ष वृद्धि कहा जाता है। निरपेक्ष वृद्धि क्या होती है? यानी सबसे पहले हमने जो है अपनी जनसंख्या, मान लीजिए कि 2001 में जनसंख्या हुई थी, जनगणना हुई, जो जितनी जनसंख्या आई थी उतना, उसके बाद 2011 में कुछ ना कुछ तो जनसंख्या बढ़ेगी ही। तो 2011 से 2001 की जनसंख्या को जब घटा देंगे तो जो संख्या निकल के आएगी वही क्या होगी? निरपेक्ष वृद्धि हो जाएगी। आगे है जनसंख्या की वृद्धि का दर महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अध्ययन प्रतिवर्ष प्रतिशत में किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं जनसंख्या जो है 1951 से 61 तक के बीच जो है 21.64 थी। उसके बाद 1961 से 71 तक में बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन 1981 से 91 के बीच घटना शुरू हो जा रही है। फिर ये धीरे 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 घटती है और 2011 में जो है 17.64 हो जाती है। उसी तरह ये भी ग्राफ बना हुआ है। आगे है, चलिए प्रयासों, अच्छा इसको पढ़ते हैं कि ये जो चित्र है इसमें वही जनसंख्या वृद्धि को दर्शाई गई है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि यहाँ से इन पर ध्यान देना आवश्यक है कि भारत की आबादी बहुत अधिक है। जब विशाल जनसंख्या में कम वार्षिक दर लाया जाता है तो इसमें सापेक्ष वृद्धि बहुत अधिक होती है। जब 10 करोड़ जनसंख्या में न्यूनतम दर से भी वृद्धि होती है तब भी जुड़ने वाले लोगों की कुल संख्या बहुत अधिक होती है। भारत की वर्तमान जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि संसाधनों एवं पर्यावरण के संरक्षण को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है। वृद्धि दर में कमी जन्म दर नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सफलता को प्रदर्शित करता है। इसके बावजूद जनसंख्या की वृद्धि जारी है तथा 2023 में भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व के सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। ये 2023 में, तो अभी 2025 चल रहा है और भारत जो है इस समय जनसंख्या में नंबर 1 पे आ चुका है। जनसंख्या वृद्धि या परिवर्तन की प्रक्रिया। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की 3 प्रमुख प्रक्रियाएं हैं: जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। जन्म दर एवं मृत्यु, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। यह वृद्धि का एक प्रमुख घटक है क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहता है। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वाले की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या में वृद्धि दर का प्रमुख कारण है। 1980 तक उच्च जन्म दर एवं मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर तथा मृत्यु दर में काफी बड़ा अंतर आ गया एवं इसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई। 1981 से धीरे धीरे जन्म दर में भी गिरावट आनी शुरू हुई जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में भी गिरावट आई। इस प्रकार से चलन का क्या कारण है? जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक है प्रवास। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। प्रवास आंतरिक देश के भीतर या अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच हो सकता है। प्रवास जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता लेकिन यह देश के भीतर की जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। जनसंख्या वितरण एवं उनके घटकों को परिवर्तित करने में प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका है। मतलब जो जनसंख्या है उसमें जन्म दर, मृत्यु दर तो प्रभावित करते हैं। प्रवास कैसे प्रभावित करता है? तो किसी देश की जो जनसंख्या, मतलब लोग यहाँ से वहां शिफ्ट होते हैं तो इससे देश की जनसंख्या पे तो प्रभाव नहीं पड़ता लेकिन वितरण पे प्रभाव पड़ता है। आगे है किशोर जनसंख्या। तो किशोर जनसंख्या मतलब भारत में कितने किशोर हैं ये चीज की गणना होती है तो इसी को किशोर जनसंख्या कहते हैं। ये कुछ खास टॉपिक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। परिवार के आकार को सीमित रखकर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुधारा जा सकता है।
इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1992 में एक व्यापार परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रारंभ किया। परिवार कल्याण कार्यक्रम जिम्मेदार तथा सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कई वर्षों के लिए नियोजित प्रयासों का परिणाम है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2014 वर्ष से कम आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने, निःशुल्क मृत्यु दर और मृत्यु दर को प्रति 1000 में 30 से कम करने, व्यापक स्तर पर टीका रोधी बीमारियों को बच्चों को छुटकारा दिलाने, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए निर्मित ढांचा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जो भारत में परिवार का मतलब जनगणना से कितने सारे फायदे हुए हैं। जनगणना कराने के बाद जो है इस पे कई सारी राष्ट्रीय नीतियां लागू की जा सकती है, जैसे 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर देना और निःशुल्क कर देना, फिर बालिकाओं की शादी की उम्र तय करना। ये सभी चीजें किस पे निर्धारित करती हैं? तो ये सभी जो चीजें हैं ये सब जनसंख्या या जनगणना पे आधारित होती है। जब जनगणना होगी उसी के अनुसार सरकार जो है अपने अपने नियम वगैरह लाएगी। तो ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। क्लास 9 का जो था जियोग्राफी ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके बाद जो है क्लास 9 के बाद 10 का जो है स्टार्ट करेंगे जियोग्राफी की क्लास। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा।